Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic or discussion is packaging of DNA helix in eukaryotes. How DNA is packaged in a small size of nucleus. We are going to learn about this. It's going to be a very important topic for NEET exam. Therefore watch the video till the end. Hello प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक हमारा टॉपिक और डिस्कशन होगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स हम कैसे करते हैं, कैसे होती है यूकैरियोट्स के अंदर, किस तरह से की जाती है, छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे डीएनए पैक हो जाता है, यही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस जनरली आते हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, ये सब डिस्कशन होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है आपको। My name is Deepak Lathar. I am going to explain all this in video. Now let's start the video. Our topic is पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। कैसे डीएनए जो है हेलिक्स को पैक किया जाता है स्मॉल साइज़ के न्यूक्लियस के अंदर। पहले यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, देखो कुछ यहाँ पे डाटा गिवन है, उस डाटा को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको पता है नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में कितने होते हैं, दैट इज इक्वल टू 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। ये हमें पता है डिप्लॉयड सेल के अंदर इतने बेस पेयर्स होते हैं। अब हमने डबल हेलिक्स मॉडल देखा था जिसमें डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर कितनी देखी थी हेलिक्स में, दैट इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉन और 0.34 नैनोमीटर। हमने यहाँ पे नैनोमीटर ले लिया है, एंगस्ट्रॉन में लिखना होता तो कितना होता 3.4 एंगस्ट्रॉन, या फिर यहाँ पे कितना आएगा 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर में पर बेस पेयर हमारी इतनी डिस्टेंस है। हमें टोटल बेस पेयर पता है, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस हमें पता है, तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगी हमारी। हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कितनी आएगी बेटा, नंबर ऑफ बेस पेयर दैट इज 6.6 × 10⁻⁹ इनटू आपको मल्टीप्लाई करना है दो डिस्टेंस है बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर दैट इज 0.34 × 10⁻⁹। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने नैनोमीटर इसलिए लिया है क्योंकि 10⁻⁹ हो गया, तो ये कैंसिल आउट ईजिली हो जाएगा। ठीक, इसलिए जो है यहाँ पे फिर ये बेस पेयर से बेस पेयर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मीटर डिस्टेंस बचेगा। तो 6.6 × 0.34 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2.2 मीटर के आसपास टोटल लेंथ ऑफ डीएनए आएगी हेलिक्स इन डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन। तो इतना डिस्टेंस है, तो इतने लंबे जो है लेंथ के अगर डीएनए को हेलिक्स को पैक करना है, जबकि साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर। क्या है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में इतना छोटा सा साइज है सेल का, वैसे भी आपको पता है माइक्रोमीटर में तो न्यूक्लियस का साइज़ तो उससे भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने छोटे साइज़ के न्यूक्लियस के अंदर पैक करना है इस लेंथ के डीएनए को, तो यहाँ पे स्पेशल टाइप की पैकेजिंग की ज़रूरत है, तब ये पैक हो जाएगा। यही हम समझने वाले हैं कैसे इसकी पैकिंग होती है। अब एक चीज़ और ध्यान दो, एग्ज़ाम में हो सकता है आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ डीएनए निकालनी आ जाए कि आपको बताओ ह्यूमन डिप्लॉयड सेल की लेंथ कितनी होगी, तो आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ बेस पेयर दैट इज 6.6 × 10⁻⁹ और दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस। ये तो हमने एक सैंपल लिया है, हो सकता है आपको कुछ और नंबर दे दिया जाए, यहाँ पे कुछ और नंबर दिया जाए बेस पेयर, इतने बेस पेयर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कि यूकैरियोटिक होगा, वहाँ पे आपको याद कर रखना है। तो एडजेसेंट बेस पेयर हो सकता है क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि दो एडजेसेंट बेस पेयर की डिस्टेंस कितनी है, तो आपको स्टैंडर्ड डिस्टेंस लिखनी है जो कि डबल हेलिक्स की दैट इज इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर पर बेस पेयर है, और इससे मल्टीप्लाई करके आपको टोटल लेंथ निकालने का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और फिर से आ सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, जहाँ भी एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन मिले उसको प्रैक्टिस कर लेना, आप कैसे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। नाउ अब आते हैं हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए के ऊपर। पैकेजिंग हमें यूकैरियोट्स में देखनी है, प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता और इनके जो लेंथ ऑफ डीएनए बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इनके पास में भी कुछ प्रोटीन्स हैं, बेसिक नेचर के प्रोटीन्स हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलीअमीन्स। कैसे हैं, बेसिक नेचर से बने हुए, बेसिक नेचर से बने हुए जो है प्रोटीन्स, इसको बोलते हैं पॉलीअमीन्स। ये इसके डीएनए को पैक करवाने में हेल्प करते हैं और इनके डीएनए को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। जहाँ पे इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स का, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। जबकि यूकैरियोट्स में अगर आप बात करते हैं बेटा, यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, बेसिक प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन उनको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन्स। क्या कहलाते हैं, बेसिक प्रोटीन्स जो यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग में रोल प्ले करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। यहाँ पे हैं तो बेसिक प्रोकैरियोट्स में, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के हैं, हिस्टोन से अलग है, तो इनको नॉन हिस्टोन भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे बेसिक प्रोटीन कैसे हैं, हिस्टोन, जो कि यूकैरियोट्स के लिए रोल प्ले करते हैं, और ये क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर एक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बनाते हैं बेटा, न्यूक्लियोसोम। क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम, जिसकी वजह से
डीएनए की जेनेटिक मटेरियल की पैकेजिंग हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर। अब अगर आप देखोगे हिस्टोन प्रोटीन अलग अलग टाइप के हैं, 5 टाइप के हैं। कितने हैं? 5 टाइप्स। कितने बेटा? 5 टाइप्स। कौन कौन से हैं? H1, H2A, H2B, H3, H4, 5 हो गए, क्योंकि H2 के 2 टाइप हो गए, इससे टोटल 5 हो गए। H1 के अंदर लाइसिन, दोनों के अंदर देखोगे तो लाइसिन और एजिनिन बेसिक अमीनो एसिड ज़्यादा हैं। अब और भी अमीनो एसिड होते हैं हिस्टोन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइसिन और एजिनिन होते हैं, इसके अलावा दूसरे भी होते हैं, एसिडिक नेचर के भी हो सकते हैं, न्यूट्रल वाले हो सकते हैं, लेकिन किसका डोमिनेंस ज़्यादा है? बेसिक अमीनो एसिड दैट इज लाइसिन H1 के अंदर। H2A, H2B के अंदर किसका है? लाइसिन का ही है एज कम्पेयर टू एजनिन, तो लेकिन H1 से कम है लाइसिन। अगर आप H3 में देखेंगे तो वहाँ पर बेसिक अमीनो एसिड एर्जिनिन का कंटेंट ज़्यादा है, तो लाइसिन कम होगा लेकिन यहाँ पे एर्जिनिन ज़्यादा होगा। फिर H4 के अंदर एर्जिनिन और भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू H3 देखोगे तो। ये एरो जो लगाए हैं मैंने, ये एरो इसकी रिलेटिव कंसंट्रेशन को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से लाइसिन और एर्जिनिन का कंटेंट का वेरिएशन देखा गया है। तो H1 के अंदर लाइसिन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एर्जिनिन, जबकि H4 में एर्जिनिन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लाइसिन। तो आपको ये पता लगा कि ये बेसिक अमीनो एसिड से बने होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, उसके अलावा दूसरे अमीनो एसिड भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा कंटेंट किसका होता है? बेसिक का। अब देखते हैं एक सिंगल स्ट्रक्चर जो हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोसोम। उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। यही न्यूक्लियोसोम जो है इसकी पैकेजिंग करवाने में रोल प्ले करेंगे। इसके बारे में हमने 11th में भी पढ़ा था, सेम टॉपिक सेल स्ट्रक्चर फंक्शन में आया था, सेम टॉपिक पढ़ा था, सेम यहाँ पर रिपीट होने वाला है। देखो इस प्रकार से डीएनए की लेंथ बहुत ज़्यादा है 2.2 मीटर, तो ये इस तरह से न्यूक्लियोसोम बना करके यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर पैक होता है। तो ये सिंगल जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में जो है आपको एक तो बिट दिख रही है यहाँ पे और एक ये स्ट्रिंग दिख रही है, तो इसलिए इसके मॉडल का नाम है, स्ट्रक्चर का नाम है बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग मॉडल बोलते हैं न्यूक्लियोसोम के लिए। बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग किसके लिए बोला जाता है? दैट इज़ फॉर न्यूक्लियोसोम। ये बीड्स क्या हैं? ये बीड्स तो न्यूक्लियोसोम है जहाँ पे डीएनए जो है रैप हुआ रखा है, और ये स्ट्रिंग क्या है? डीएनए जो कि इस बीड के ऊपर रैप हो रखा है और आगे जा करके दूसरी बीड के बीच में दोनों के प्रेजेंट है, ये क्या है? स्ट्रिंग। इसलिए बड़ा इसको बोलते हैं बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग मॉडल। नाउ देखो, अब इस न्यूक्लियोसोम के अंदर कुछ पार्ट होते हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो इसके अंदर पहला पार्ट होता है हिस्टोन ऑक्टामर। पहले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर, जिसमें 8 हिस्टोन होते हैं। कौन कौन से? H2A, H3 और H4 और H2B। तो हर एक की 2 कॉपी हैं, H2A, H2B की 2 कॉपी, H3, H4 की 2 कॉपी। तो यहाँ पे टोटल कितनी होगी? 8 स्टोन से मिलकर बना होता है स्टोन ऑक्टामर। इसी के ऊपर डीएनए पैक हो रखा है, रैप हो रखा है। ये जो डीएनए है इसी के ऊपर पूरा पैक रैप हो रखा है। कैसे रैप हो रखा है? यहाँ पे डीएनए का अगर आप रैपिंग देखोगे तो ये एक तो फ्रंट से कंप्लीट करेगा ट्रन को, तो मतलब पूरे ट्रन का तो आधा होगा लेकिन फ्रंट का कंप्लीट होगा। फिर बैक से जाएगा, जिसको डॉटेड लाइन से दिखाया है, तो ये बैक वाला ट्रन भी हाफ कंप्लीट हो गया, वही कंप्लीट टर्न हो गया एक फ्रंट साइड से और एक हाफ टर्न बैक साइड से। तो बाइंडिंग डीएनए यहाँ पे क्या है? कंप्लीट एक टर्न कर चुका है। फिर इसके बाद में फिर से एक टर्न सामने से पूरा करेगा, तो पूरे कंप्लीट टर्न का तो क्या होगा? हाफ होगा, इसलिए 1.5 टर्न या 1 × 1/2 टर्न पूरा हो गया। फिर बैक वाले टर्न का भी हाफ पूरा होगा, तो इसका क्या होगा? 1/4। तो इसलिए कितना हो जाएगा? यहाँ पे कंप्लीट 2 टर्न में रैप नहीं होता है बाइंडिंग डीएनए। कितने टर्न में रैप होता है? 1 × 3/4 टर्न्स, और इसको हम क्या बोलते हैं? 1.75 टर्न्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट 2 टर्न नहीं है, 1 × 3/4 या 1.75 टर्न्स। क्योंकि एक देखो ये वाला 1/2 हो गया, ये 1/2 कंप्लीट 1 हो गया, देन 1/2 1 × 1/2 हो गया, एंड देन उसका भी हाफ, फिर 1/4। तो ये इसलिए 1 × 3/4 टर्न या 1.75 टर्न। अब जो यहाँ पे ये बाइंडिंग डीएनए होता है, इसमें कितने बेस पेयर होते हैं बेटा? 200 बेस पेयर। कितने होते हैं? 200 बेस पेयर। अगर इसमें बेसिस निकालो कितने आएंगे 200 बेस पेयर्स के अंदर? क्योंकि एक बेस पेयर में 2 बेस होते हैं, तो यहाँ पे 200 में कितने हो जाएंगे? 400 बेसिस, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने बेसिस हैं इस बाइंडिंग डीएनए में।
अब ये यहाँ पे इस तरह से सील किया हुआ है कि ये अनरैप ना हो जाए, क्योंकि अगर ये सील नहीं किया जाएगा, मान लो यहाँ से सील नहीं किया जाएगा, ऐसे करके ये सील नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा बेटा, ये खुल भी जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसलिए इसको सील करने के लिए कौन सा स्टोन आता है, H1 स्टोन। कौन सा आता है बेटा, H1 स्टोन। क्या है, जो ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, ऐसा कौन सा स्टोन है, दैट इज H1 स्टोन, क्योंकि इससे बाहर रहता है H1 स्टोन, लेकिन ये सील करता है एंड्स को। तो इन दोनों के एंड को सील कौन करेगा, यहाँ पे H1 स्टोन। ये जो डीएनए है इसको हम क्या बोलेंगे, इधर और इधर जो डीएनए है दो न्यूक्लियोसोम के बीच में से क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे बेटा, लिंकर डीएनए। तो लिंकर डीएनए, ये भी लिंकर डीएनए है इन दोनों न्यूक्लियोसोम के बीच का। ये यहाँ पे न्यूक्लियोसोम जो है इनके बीच का लिंकर डीएनए बनाएगा ये वाला पार्ट, ये न्यूक्लियोसोम और इसके बीच में। तो दो न्यूक्लियोसोम के बीच के डीएनए को हम क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। और एक डीएनए बाइंडिंग डीएनए होता है जो इस पर रैप हो रखा होता है। इसमें लगभग लिंकर डीएनए के अंदर 80 बेस पेयर तक हो सकते हैं। आपको सिर्फ बाइंडिंग डीएनए के नंबर ऑफ बेस पेयर याद रखने हैं, दैट इज 200 बेस पेयर या 400 बेसिस। अगर आप एक न्यूक्लियोसोम को देखते हो तो इसमें चारों पार्ट होते हैं, स्टोन ऑक्टामर भी देख सकते हैं आप, बाइंडिंग डीएनए भी देख सकते हैं अभी, थर्ड है H1 हिस्टोन और फोर्थ है लिंकर डीएनए। तो चारों मिला करके एक हिस्टोन को बनाते हैं। और इसका न्यूक्लियोसोम का साइज़ कितना होता है, 110 × 60 एंगस्ट्रॉम, जो कि 2 डायमेंशन हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो 110 × 60 एंगस्ट्रॉम जो इसका साइज होता है। लेकिन आपको बातें क्या याद रखनी है, एक तो ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं, स्टोन ऑक्टामर जो न्यूक्लियोसोम को बनाते हैं। फिर उसके बाद में ये टर्न कितने हैं, 1/3/4 या 1.75 टर्न्स, और कितने बेस पेयर हैं, 200 बेस पेयर। ये सफिशिएंट होगा आपके लिए, इतना याद रखना। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं सेम डायग्राम बनाया हुआ है, तो एनसीईआरटी के डायग्राम को ही हमने इलोबरेट करके समझा है और अच्छे तरीके से। लेबलिंग आपको याद रखना है, ऐसे एनसीईआरटी के डायग्राम में डीएनए दिया हुआ है, ये बाइंडिंग डीएनए दिखाया हुआ है, H1 हिस्टोन दिखाया हुआ है, ये वाला दिखाया हुआ है, स्टोन ऑक्टामर दिखाया हुआ है, ये वाली चीज़ दिखाई हुई है यहाँ पे, और कोर ऑफ स्टोन मॉलिक्यूल दिखाई हुई है जो कि यहाँ प्रेजेंट है। अब हम आते हैं बेटा, देखो कैसे पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग क्यों करनी पड़ती है, आप समझ गए क्यों छोटे से माइक्रोमीटर के साइज़ के न्यूक्लियस के अंदर पैक करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक रील होती है ना जो कपड़े सिलने के लिए, उसकी लेंथ 2 मीटर के आसपास होती है। अगर आप उसको ओपन कर दोगे ना तो वो ज़्यादा स्पेस लेगी, वो रील क्या करेगी, फिर उसको आप कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं कर पाएंगे, ऐसे हो जाएगी वो। लेकिन जब तक वो उस रोल के ऊपर रैप थी ना, वो कम स्पेस लेगी बेटा, वो ऐसे रैप थी तो वो कम स्पेस लेगी एज़ कम्पेयर टू जब आपने ओपन किया, तो इसीलिए पैक करना पड़ता है। अब जो आगे बात होने वाली है पैकेजिंग में बेटा, दैट इज़ गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम याद करना है, जैसे कि डीएनए का डायमीटर कितना होता है, क्रोमेटिन जिसे बोलते हैं, डीएनए कह सकते हैं इसे या क्रोमेटिन कह देंगे। न्यूक्लियोसोम जो है इसका डायमीटर कितना होता है। तो ऐसे करते करते यहाँ पे आपको सारे जितने भी हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर होने वाले उनके डायमीटर याद करने हैं। पहले को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्रोमेटिन। फिर इससे क्या बने, न्यूक्लियोसोम लाइक स्ट्रक्चर्स बने, न्यूक्लियोसोम बने तो इसका डायमीटर कितना हो गया, 2 नैनोमीटर से कितना, क्योंकि ये डबल हेलिक्स का डायमीटर है बेटा, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर होता है डायमीटर ऑफ डबल हेलिक्स। फिर न्यूक्लियोसोम बनेगा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा हो रहा है, अब ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ये छोटे साइज़ का हो रहा है, तो इसकी जो लेंथ तो कम हो जाएगी आप देख सकते हैं, और थिकनेस बढ़ेगी। तो न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना हो गया, 10 नैनोमीटर। फिर सोलेनोइड बन जाएगा, न्यूक्लियोसोम से क्या बनेगा, सोलेनोइड। सोलेनोइड में कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं, 6 न्यूक्लियोसोम या 6 न्यूक्लियोसोम एक साथ आएंगे, जैसे क्या बोलेंगे, सोलेनोइड। तो एक सोलेनोइड इक्वल टू कितना है, 6 न्यूक्लियोसोम। इसका डायमीटर कितना हो जाएगा बेटा, अराउंड 30 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा, तो सोलेनोइड तो रिस्पेक्टिवली एग्जाम में हो सकता है मैच द फॉलोइंग, करेक्ट मैचिंग, करेक्ट मैच या डायरेक्ट वैल्यू जैसे सोलेनोइड की आ जाए तो कितने डायमीटर होता है, 30 नैनोमीटर। न्यूक्लियोसोम का कितना होता है, 10 नैनोमीटर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तो है ही, हेलिक्स वाला न्यूक्लियोसोम का डायमीटर इंपॉर्टेंट है और सोलेनोइड का इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में जनरली डायरेक्टली आ जाते हैं और इनसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुपर सोलेनोइड, फर्दर इसकी पैकेजिंग होती रहे और कॉम्पैक्टली हो जाए तो कितने तक बन सकता है, 300 नैनोमीटर तक इसका डायमीटर जा सकता है। सुपर सोलेनोइड बनाने के लिए यहाँ पे आपको पता है कि और ज़्यादा प्रोटीन्स के इंट्रैक्शंस बढ़ेंगे, फिर ये और छोटा होता रहे और इसकी लेंथ कम होती रहे, थिकनेस बढ़ती रहे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्रोमेटिन हो जाएगा। ये क्रोमेटिन नहीं होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, क्रोमेटिड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्रोमेटिड हो जाएगा। क्रोमेटिन तो पहले वाला था,
ठीक है, ये क्रोमेटिड हो जाएगा। क्रोमेटिड इसका नाम हो गया है तो ये क्रोमोजोम कह सकते हैं इसे आप, लेकिन सिंगल क्रोमेटिड है इस क्रोमोजोम के अंदर। तो यहाँ पे इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, अराउंड 700 नैनोमीटर। तो इसको आप क्रोमोजोम बोल सकते हैं। ये भी एक क्रोमोजोम है विद सिंगल क्रोमेटिड, ये भी क्रोमोजोम है विद डबल क्रोमेटिड, जिसका एक क्रोमेटिड तो ये वाला होगा और एक क्रोमेटिड ये दोनों। दो क्यों आ गए, क्योंकि इसका रेप्लिकेशन हो गया होगा इसलिए दो बन गए। तो क्रोमोसोम जो है जब बनेगा तो दो क्रोमेटिड के साथ प्रेजेंट होगा, तो रेप्लिकेशन हो चुका होगा उसके डीएनए का, जेनेटिक मटेरियल का। तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा बेटा, 400 नैनोमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक तो ऐसे आ जाएगा कि करेक्ट ऑर्डर में, पैकेजिंग के ऑर्डर में अरेंज करो। तो सबसे पहले डीएनए, या फिर जिसे आप बोल सकते हो क्रोमेटिन, जो डीएनए का नाम है क्रोमेटिन होता है, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर सोलेनॉइड, फिर सुपर सोलेनॉइड, फिर क्रोमेटिड और फिर क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ पे इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करवा सकते हैं। और रिस्पेक्टिवली डायमीटर भी याद रखना है, क्रोमेटिन या डीएनए का 2 नैनोमीटर, न्यूक्लियोसोम का 10 और 30 नैनोमीटर, सोलेनॉइड का, सुपर सोलेनॉइड का 300, 700, क्रोमेटिड का और 1400 क्रोमोसोम का। ये कंपोजिशन गिवन है जो कि आप क्रोमोसोम की देख सकते हैं। कंपोजिशन में डीएनए ज़्यादा है, हिस्टोन भी ज़्यादा है। एसिडिक प्रोटीन्स जो हैं बेसिक के अलावा भी, तो बेसिक हिस्टोन होते हैं एसिडिक 8.5%। एसिडिक प्रोटीन जो होते हैं वो यहाँ पे हायर लेवल के स्कैफोल्ड बनाने में रोल प्ले करते हैं। सुपर सोलेनॉइड या उससे आगे पैकेजिंग में रोल प्ले करते हैं। जो कि हिस्टोन के अलावा प्रोटीन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हिस्टोन तो बेसिक प्रोटीन है, उसके अलावा प्रोटीन जो है एसिडिक प्रोटीन। आरएनए बहुत ही कम है और कुछ ट्रेसेस दूसरे एलिमेंट्स के यहाँ पे मिलते हैं। हम यहाँ पे एक और देख सकते हैं टर्म क्या है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स जो कि हिस्टोन के अलावा प्रोटीन्स होते हैं उनको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जो क्रोमोसोम की पैकेजिंग में हेल्प करेंगे, स्कैफोल्ड बनाने में हेल्प करेंगे, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे। तो एक टाइप के एनएससी को हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्ड और स्ट्रक्चरल एनएससी बोला जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बनाने में रोल प्ले करते हैं। दूसरे एनएससी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्या होते हैं, जो कि एंजाइम की तरह काम करते हैं, इनको बोलते हैं फंक्शनल एनएचसी। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज जो कि रेप्लिकेशन में रोल प्ले करता है डीएनए से डीएनए बनाने में, आरएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए से आरएनए बनाने में रोल प्ले करता है, आरएनए पॉलीमरेज। ये किसके एग्जांपल हैं बेटा, फंक्शनल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। आपको पता है एंजाइम वैसे प्रोटीन से बने होते हैं और ये हिस्टोन के अलावा दूसरे प्रोटीन जो हैं वो स्कैफोल्ड बनाने में रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा फंक्शनल हो सकते हैं जो कि एंजाइम का काम करेंगे, या फिर रेगुलेटरी हो सकते हैं बेटा, जो कि जैसे कि एचएमजी प्रोटीन्स, हाई मोबिलिटी ग्रुप कहलाता है एचएमजी, और ये कंट्रोल करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। तो जीन एक्सप्रेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसमें एचएमजी वाले हाई मोबिलिटी ग्रुप्स जो है हेल्प करते हैं जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में। तो ये एनएससी के टाइप देखे हमने, 3 टाइप्स, स्कैफोल्ड, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और रेगुलेटरी एनएससी भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल डिप्लॉयड सेल न्यूक्लियस विच है 3.6 × 10⁻⁷ बेस पर आपको गिवन है। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे आपको पता है एक न्यूक्लियोसोम के अंदर आपको पता है कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। और आपको टोटल लेंथ कितना दिया है, टोटल लेंथ दिया है आपको यहाँ पे 3.6 × 10⁻⁷ बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम में कितने हैं बेटा, 200 बेस पेयर। तो कितने न्यूक्लियोसोम आ जाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम। क्या आ जाएगा, नंबर। क्या करना आपको, टोटल लेंथ जितनी थी उसको डिवाइड करना है 200 बेस पेयर से। तो ऐसे करके डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 1.8, और ये यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 10⁻⁷ -2 कितना हो जाएगा, 1.8 × 10⁵ नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम आ जाएंगे। 10⁵ आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपको सिंपल जो हमने अभी तक कैलकुलेशन किया था उसी को यूज़ करना है। एक न्यूक्लियोसोम में टोटल बेस पेयर हमें पता है और हमें निकालने का है नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ हमारे पास में जो गिवन है ये बेस पेयर की लेंथ है, और हमें पता है कि एक में कितने बेस पेयर हैं, तो उसी से डिवाइड कर देना है। तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निकालना है, सिंपल सा है। अगर देखो 200 बेस पेयर हैं तो कितने न्यूक्लियोसोम है बेटा, एक न्यूक्लियोसोम। अब आपको निकालना क्या है, 3.6 × 10⁻⁷ बेस पेयर हो तो बताओ न्यूक्लियोसोम का नंबर क्या आएगा, 1/200 × 3.6 × 10⁻⁷ बेस पेयर। ठीक है, इससे डिवाइड हो गया, बेस पेयर से बेस पेयर कट जाएगा, यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, तो आपको सिंपली यही वाली क्वेश्चन डायरेक्टली आने वाली। तो इस तरह से आप मेथड लगा सकते हैं, मैथमेटिक्स का सिंपल मेथड।
तो मुझे उम्मीद है आपको सारी जितने भी हमने बातें डिस्कस की हैं पैकेजिंग के अंदर, आपको डायमीटर याद रखना है, टाइप्स ऑफ एनएससी याद रखना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सब बातें अच्छी लगी तो वीडियो को पसंद करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।